बंधुओं प्रणाम। बंधुओं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 18वीं सदी के अंत में शुरू हुए औद्योगिकीकरण के साथ जलवायु परिवर्तन शुरू हो गया था, लेकिन तब उसके दुष्परिणाम सामने नहीं दिख रहे थे या महसूस नहीं किए जा पा रहे थे। जैसे जैसे वातावरण में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा बढ़ती गई, धरती की सतह भी गर्म होती गई और अब इसके दुष्परिणाम हम और आप महसूस कर पा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि CO2 भी कहते हैं, उसके अतिरिक्त मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरीन युक्त गैसें जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारक हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें भी कहते हैं। औद्योगिकीकरण के बाद परिवहन दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के मुताबिक 2017 में कार्बन उत्सर्जित करने वाले शीर्ष 4 देशों में सबसे ऊपर चीन, जो कि 27%, अमेरिका 15%, यूरोपीय यूनियन 10% और भारत 7% है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 4 देशों की हिस्सेदारी करीब 59% की है और बाकी के जो देश हैं दुनिया में, उनकी हिस्सेदारी टोटल 41% बचती है। वैश्विक स्तर पर CO2 या कार्बन उत्सर्जन में परिवहन का योगदान 26% है। मतलब टोटल जो कार्बन उत्सर्जन दुनिया में हो रहा है, अलग अलग जिसके फैक्टर हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेस्ट का कटना, फसलों का जलाया जाना, और उसी में दूसरे नंबर पर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद देखें या पेट्रोल या फॉसिल ईंधन जिसको हम कहते हैं, उसके बाद परिवहन सेक्टर आता है, जो कि कार्बन एमिशन या ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहा है। तो भूमि, वायु और समुद्र से होने वाली आवाजाही अभी भी प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन, जिसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, पर ही निर्भर है और इससे 2022 में लगभग 8 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हुआ या उत्सर्जन हुआ। यह उस वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का लगभग 14% है। 1990 से 2022 के बीच इसमें 70% की बढ़ोतरी हुई है। कार्बन उत्सर्जन की दर किसी भी देश में पैदा कुल कार्बन फुटप्रिंट को उस देश की जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। किसी भी देश में अगर जानना है तो वहाँ पे कितना कार्बन एमिशन हुआ, उसको उस देश की अगर जनसंख्या से डिवाइड कर दे तो पर कैपिटा कार्बन एमिशन का पता लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक समूह ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार अमेरिका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में पहले स्थान पर है, जहां हर व्यक्ति ने 14.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया। इसके बाद रूस 11.4 टन, जापान 8.5 टन, चीन 8 टन और यूरोपीय संघ में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 6.2 टन रहा है। वैश्विक औसत अगर निकाला जाए प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन का, तो वो 4.7 है। भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2022 में लगभग 5% बढ़कर 2 टन तक पहुंच गया था। 2 टन प्रति व्यक्ति भारत में, लेकिन यह अब भी वैश्विक औसत यानी 4.7 जिसकी हम बात कर रहे थे, उससे आधे से भी कम है। वाहनों की दृष्टि से देखें तो 2022 में चीन प्रति 1000 व्यक्ति 221 कारें थीं चीन में, और वहाँ कुल रजिस्टर्ड कारों की संख्या थी करीब 31.5 करोड़। अमेरिका में चीन से 1 करोड़ कम, करीब 30.5 करोड़ कारें रजिस्टर हैं। हालांकि अमेरिका की जनसंख्या चीन की तुलना में बहुत कम है, पर अमेरिका में प्रति 1000 व्यक्ति 908 कारें हैं, चीन से कहीं ज़्यादा। जापान प्रति सहस्त्र व्यक्ति 661 कारें हैं और 2023 में वहाँ कुल कारों की संख्या करीब 8.25 करोड़ थी। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक
प्रति 1000 लोगों पर जिन देशों में सबसे ज़्यादा मोटर वाहनों का उपयोग किया जाता है वे हैं जिब्राल्टर, सैन मैरिनो और लिechtenstein। जिब्राल्टर में प्रति 1000 व्यक्ति पर 1444 मोटर वाहन हैं। दूसरे नंबर पर सैन मैरिनो है जहां पर प्रति 1000 व्यक्ति पर 1300 मोटर वाहन हैं, और तीसरे पायदान पर यूरोप का छोटा सा देश लिechtenstein है जहां प्रति 1000 व्यक्ति पर 1193 मोटर वाहन हैं। इन देशों में प्रति 1000 व्यक्ति कारों की संख्या भले ही चीन और अमेरिका से अधिक है, लेकिन इनकी आबादी इतनी कम है कि वहाँ पर कार्बन उत्सर्जन अन्य देशों से काफ़ी कम है। इस लिस्ट में कार, वैन, बस, फ्रेट और ट्रकों को ही शामिल किया गया है, टू व्हीलर्स को शामिल नहीं किया गया है। 2020 में भारत में प्रति सहस्त्र मतलब 1000 व्यक्तियों पर कुल 59 कारें थीं, और कुल कारों की संख्या लगभग 8 करोड़ थी। लेकिन दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी वाहन बाजार तेजी से बढ़ रहा है। अनुमानित 75 कार प्रति 1000 व्यक्ति के साथ 2023 में भारत में लगभग 10.5 करोड़ या 10 करोड़ 80 लाख कारें होने का अनुमान है करीब। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजीकृत वाहनों की संख्या में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। प्राइमस पार्टनर्स की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में घरेलू वाहन उद्योग का आकार 19% बढ़कर करीब 10.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को रोकने और शुद्ध न्यून उत्सर्जन हासिल करने के लिए इलेक्ट्रिक और बैटरी चलित वाहन एक विकल्प है, लेकिन उनकी संख्या कम है। इस समय भारत की सड़कों पर करीब 13.25 लाख इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं, जो कि देश में कुल वाहनों का 0.48% या आप कह सकते हैं आधा % ही है। यह जानकारी भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में दी थी। इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भी हमारी निर्भरता बिजली पर होगी, और भारत में इस समय कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट ही मुख्य रूप से बिजली की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा और भी हाइड्रो पावर प्लांट भी हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हैं, लेकिन मेनली हम लोग या भारत थर्मल पावर प्लांट पर सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन करता है। थर्मल पावर प्लांट चूँकि कोयले से चलते हैं तो वो कार्बन उत्सर्जन का एक बड़ा स्रोत बन जाता है। मतलब घूम फिरकर साइकिल वहीं आ जाती है कि इलेक्ट्रिक वाहन के भी अगर भारत अपनाता है, और फिलहाल अभी, तो हमारा कार्बन उत्सर्जन पहले से तो कम हो जाता है, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल है जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, जिन पे कारें चलती हैं, उससे तो कुछ इम्प्रूवमेंट होगा जब हम इलेक्ट्रिक वाहन पर स्विच ओवर करते हैं या जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा एक है कि बैटरियों पर जो वाहन चल रहे हैं, तो बैटरियों के वाहन चलने से बैटरियां जब कंज्यूम हो जाती हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, उनको फिर रिसाइकिल किया जाता है, और रिसाइकिल करने की प्रक्रिया में रंग द्रव्य, शोल्डर, मिश्र धातुएँ, सर्किट बोर्ड, मॉनिटर, कैथोड, रे ट्यूब, ये सब रिसाइकलिंग के प्रोसेस में कैडमियम या लेड जैसी भारी धातुएं छोड़ती हैं, और चूंकि अगर बहुत केयरफुली इनको रिसाइकिल ना किया जाए तो ये हैवी मेटल्स कैडमियम या लेड या तो हवा में इनके कण जो है मिल जाते हैं या पानी में चले जाते हैं, जो कि हवा और पानी को प्रदूषित करते हैं। तो वो भी एक ग्रीन हाउस गैस एमिशन का एक फैक्टर है, वो या प्रदूषण का फैक्टर है। ज़ीरो नेट एमिशन, जिसको शुद्ध न्यून उत्सर्जन कहते हैं, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विकल्प हाइड्रोजन ऊर्जा या सौर ऊर्जा है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर इसकी व्यवस्था कर पाना फिलहाल अभी संभव नहीं दिखता, और निकट भविष्य में भी नहीं। रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी ने बताया था
कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित किए जाने की परियोजना पर कार्य चल रहा है और ग्रीन एनर्जी से चलने वाली या हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली इस ट्रेन का परीक्षण हो चुका है। लेकिन पूरे रेल नेटवर्क पर हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने के लिए अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ज़ीरो नेट एमिशन का लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जबकि पूरे देश में संपूर्ण परिवहन प्रणाली हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित हो, जिसमें सड़क और जल परिवहन भी शामिल हो। ग्लासगो में 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत 2070 तक ज़ीरो नेट एमिशन हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाएगा, जबकि अपनी ऊर्जा मांग का 50% नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करेगा। भारत ने अब तक 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करने और 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में 45% की कार्बन तीव्रता में कमी लाने की प्रतिबद्धता जताई थी। देखना होगा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें कितना समय लगेगा। क्या 2070 तक हम ये लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे? दो टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।